हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन डे 4। अब तक हम पाइथन के फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं, जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, डिक्शनरीज, इनपुट आउटपुट और बिटवाइज ऑपरेटर्स। आज का लेक्चर पाइथन प्रोग्रामिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब हम सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखना ही नहीं बल्कि प्रोग्राम को डिसीजन लेना और सेम टास्क को बार बार परफॉर्म करना भी सिखाएंगे। इस लेक्चर के बाद आप सिंपल लॉजिक बेस्ड पाइथन प्रोग्राम्स आसानी से लिख पाएंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि प्रोग्राम कंडीशंस के बेसिस पर डिसीजन कैसे लेते हैं। फिर लूप्स की हेल्प से रिपीटेड टास्क परफॉर्म करना सीखेंगे और लास्ट में इन कॉन्सेप्ट्स को कोडिंग प्रॉब्लम के थ्रू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। इसीलिए पूरा लेक्चर सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि हर नया टॉपिक पिछले टॉपिक पर बिल्ड होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first topic is logical operators. पाइथन में कई बार हमें एक ही कंडीशन चेक करना काफ़ी नहीं होता। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप तभी मिले जब उसके मार्क्स भी 90 से ज़्यादा हों और अटेंडेंस भी 75% से ज़्यादा हो। यहाँ एक नहीं दो कंडीशन चेक करनी पड़ रही हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम होता है दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना और फाइनल रिजल्ट बताना कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं। इनका रिजल्ट हमेशा बूलियन वैल्यू होता है, यानी या तो ट्रू या फॉल्स। ये ऑपरेटर्स डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम इफ एल्स, वाइल या किसी और कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करते हैं, तब लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। पाइथन में तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट इज एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर तब ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, यानी दोनों कंडीशंस का सही होना ज़रूरी है। आर सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर इज और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं होती हैं। ये ट्रू रिटर्न करता है अगर कम से कम एक कंडीशन ट्रू हो। सिर्फ तब रिजल्ट फॉल्स आता है जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हों, यानी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए तो और ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू हो सकता है। आर थर्ड ऑपरेटर इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बाकी दोनों ऑपरेटर्स से थोड़ा अलग है। ये कंडीशंस को कंबाइन नहीं करता, इसका काम होता है रिजल्ट्स को उल्टा कर देना। अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू है तो नॉट उसे फॉल्स बना देगा। अगर रिजल्ट फॉल्स है तो नॉट उसे ट्रू बना देगा, यानी नॉट ऑपरेटर सिर्फ रिजल्ट को रिवर्स करता है। सो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। एंड में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और में कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और नॉट में रिजल्ट को रिवर्स कर देना है। ये तीनों ऑपरेटर्स पाइथन में डिसीजन मेकिंग को और पावरफुल बनाते हैं। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स की। प्रोग्रामिंग में बहुत बार हमें ये चेक करना होता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी कलेक्शन के अंदर मौजूद है या नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्टूडेंट्स की एक लिस्ट है और हमें चेक करना है कि किसी स्टूडेंट का नाम उस लिस्ट में है या नहीं, या फिर किसी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर या वर्ड प्रेजेंट है या नहीं। ऐसी चेक्स के लिए पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। ये ऑपरेटर्स किसी सीक्वेंस या कलेक्शन के अंदर किसी एलिमेंट की प्रेजेंस को चेक करते हैं। रिजल्ट हमेशा बूलियन वैल्यू होता है, यानी ट्रू या फॉल्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, सेट्स और डिक्शनरीज के साथ यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेटर्स दो होते हैं। इन ऑपरेटर चेक करता है कि जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर वैल्यू मिल जाती है तो आउटपुट ट्रू होता है, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो आउटपुट फॉल्स होता है। इस ऑपरेटर का यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी एलिमेंट की प्रेजेंस चेक करनी हो। नाउ कमिंग टू नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर बिल्कुल इसका अपोजिट काम करता है। ये चेक करता है कि वैल्यू सीक्वेंस के अंदर है या नहीं। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो रिजल्ट ट्रू आता है।
लेकिन अगर वो एलिमेंट पहले से सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। यानी नॉट इन ऑपरेटर का यूज़ किसी वैल्यू की एब्सेंस चेक करने के लिए होता है, जो कि है अपोजिट ऑफ इन ऑपरेटर। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ द स्लाइड। इन ऑपरेटर चेक करता है कि एलिमेंट कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ द स्लाइड। इन ऑपरेटर चेक करता है कि एलिमेंट कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। नॉट इन चेक करता है कि एलिमेंट कलेक्शन के अंदर प्रेजेंट नहीं है। दोनों ऑपरेटर का रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। अब तक हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हेल्प से वैल्यूज़ कंपेयर करते थे, लेकिन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का पर्पस अलग होता है। ये वैल्यूज़ कंपेयर नहीं करता, बल्कि ये चेक करता है कि दो वेरिएबल्स मेमोरी में एक ही ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहे हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। यानी फोकस वैल्यू पर नहीं, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी पर होता है। इनका रिजल्ट भी हमेशा बूलियन वैल्यू यानी ट्रू या फॉल्स होता है। Now coming to types of identity operators. Python में identity operators दो होते हैं। is operator चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल्स मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू आता है, और अगर दोनों अलग ऑब्जेक्ट्स को रिफर कर रहे हैं तो रिजल्ट फॉल्स आता है। यानी is ऑपरेटर का यूज सेम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। इज नॉट ऑपरेटर इज का अपोजिट है। ये चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिफर कर रहे हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग हैं तो रिजल्ट ट्रू होता है, लेकिन अगर दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। यानी इज नॉट का यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स वैल्यूज़ कंपेयर करती है और आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी कंपेयर करता है। ये डिफरेंस इंटरव्यूज़ और एग्ज़ाम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। इस चेक करता है कि दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को रिफ़र कर रहे हैं या नहीं। इज़ नॉट चेक करता है कि दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिफ़र कर रहे हैं या नहीं। इनका रिजल्ट हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। अब हमने सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए, लेकिन सिर्फ ऑपरेटर्स जान लेना काफ़ी नहीं होता है। प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि प्रोग्राम किस ऑर्डर में चलेगा और किस सिचुएशन में कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी को कंट्रोल करने के लिए पाइथन में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स डिसाइड करते हैं कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, कब डिसीजन लेना है, कब किसी टास्क को रिपीट करना है और कब नॉर्मल एग्जीक्यूशन को चेंज करना है। ये सब कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की हेल्प से होता है। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। पाइथन में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का यूज़ तब होता है जब प्रोग्राम को कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेना हो। यानी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है। पाइथन में सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के टाइप हैं इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। इन सब का पर्पस अलग अलग सिचुएशन में डिसीजन लेना होता है। अब हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की दूसरी कैटेगरी को डिटेल में समझते हैं, जिसे आइटरेटिव स्टेटमेंट्स या लूप्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग में कई बार हमें एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना पड़ता है। मान लीजिए आपको 1 से 100 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। अगर आप हर नंबर के लिए अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे तो प्रोग्राम बहुत लंबा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लूप्स का यूज़ किया जाता है। लूप एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है, या एग्जीक्यूशन तब तक चलता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहे या जितनी बार एग्जीक्यूशन की ज़रूरत हो। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ लूप्स। पाइथन में लूप्स के तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स बताए गए हैं।
फर्स्ट वन इज वाइल लूप। वाइल लूप तब यूज होता है जब एग्जीक्यूशन किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। नाउ कमिंग टू फॉर लूप। फॉर लूप तब यूज किया जाता है जब हमें किसी सीक्वेंस के एलिमेंट्स पर या फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स कोई टास्क परफॉर्म करना हो। ये पाइथन में सबसे कॉमनली यूज होने वाले लूप्स में से एक है। नेक्स्ट इज एल्स लूप, एल्स क्लॉज विद लूप्स। पाइथन की एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि लूप्स के साथ एल्स ब्लॉक भी यूज किया जा सकता है। ये एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब लूप अपना एग्जीक्यूशन नॉर्मली कंप्लीट कर लेता है। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। अब सोचिए लूप चल रहा है लेकिन किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में हमें उसके बिहेवियर को चेंज करना है। कभी लूप को तुरंत रोकना होता है, कभी सिर्फ एक आइट्रेशन स्किप करनी होती है और कभी फ्यूचर में कोड लिखने के लिए सिर्फ एक प्लेस होल्डर चाहिए होता है। इन सिचुएशन के लिए पाइथन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है। ये लूप के एग्जीक्यूशन को मॉडिफाई करते हैं। पाइथन में 3 लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेक। ये स्टेटमेंट लूप को उसी वक्त टर्मिनेट कर देता है और एग्जीक्यूशन लूप के बाद वाली स्टेटमेंट से कंटिन्यू करता है। कंटिन्यू, ये करंट आइट्रेशन को स्किप करता है लेकिन लूप को टर्मिनेट नहीं करता है। लूप नेक्स्ट आइट्रेशन से दोबारा कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट वन इज पास। ये एक एम्प्टी स्टेटमेंट है, इसका कोई एग्जीक्यूशन इफेक्ट नहीं होता है। इसका यूज तब किया जाता है जब हमें सिंटैक्टिकली कोई स्टेटमेंट चाहिए हो लेकिन उस वक्त कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना हो। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। वाइल लूप कंडीशन के बेसिस पर रिपीट होता है। फॉर लूप सीक्वेंस या फिक्स्ड आइट्रेशन के लिए यूज होता है। एल्स विद लूप, लूप नॉर्मली कंप्लीशन के बाद एग्जीक्यूट होता है। ब्रेक में लूप को तुरंत स्टॉप कर देता है। कंटिन्यू करंट आइट्रेशन स्किप कर देता है और पास प्लेस होल्डर स्टेटमेंट है। अब हम पाइथन के सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यानी इफ स्टेटमेंट को डिटेल में समझेंगे। जब हमें किसी कंडीशन के बेसिस पर कोई डिसीजन लेना होता है तब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इफ स्टेटमेंट तभी अपने अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करता है जब दी गई कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इफ ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता है और प्रोग्राम सीधा उसके बाद वाली स्टेटमेंट पर चला जाता है। इसीलिए इफ स्टेटमेंट को पाइथन का सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। सिंटेक्स को ध्यान से समझिए। इफ कंडीशन देन स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। अब इस सिंटेक्स का हर पार्ट समझते हैं। इफ, ये पाइथन का कीवर्ड है। इस कीवर्ड को लिखकर हम पाइथन को बताते हैं कि अब एक कंडीशन चेक करनी है। देन फिर हम कंडीशन लिखते हैं। यहाँ वो एक्सप्रेशन लिखा जाता है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है। पाइथन इसी कंडीशन को इवेलुएट करता है। फिर हम कोलन लगाते हैं। कंडीशन के बाद कोलन लगाना कंपलसरी होता है। ये बताता है कि अब इफ ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है। फिर हम एक इंटेंडेड ब्लॉक लिखते हैं। कोलन के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं उन्हें इंडेंट करना ज़रूरी होता है, यानी उनके बिगिनिंग में प्रॉपर स्पेसेस या टैब होने चाहिए। ये इंडेंटेशन ही पाइथन को बताता है कि कौन सी स्टेटमेंट इफ ब्लॉक का पार्ट है। अगर इंडेंटेशन सही नहीं होगा तो प्रोग्राम एरर दे सकता है। नाउ कमिंग टू वर्किंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब देखते हैं इफ स्टेटमेंट काम कैसे करता है। सबसे पहले पाइथन कंडीशन को इवेलुएट करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो पाइथन पूरा इफ ब्लॉक स्किप कर देता है। उसके बाद प्रोग्राम नॉर्मली नेक्स्ट स्टेटमेंट से कंटिन्यू होता है। यानी इफ स्टेटमेंट सिर्फ कंडीशन के बेसिस पर डिसाइड करता है कि ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है या स्किप करना है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। इफ पाइथन का सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। ये सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होता है। कंडीशन फॉल्स होने पर इफ ब्लॉक स्किप हो जाता है। कोलन लगाना कंपलसरी है। प्रॉपर इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसके बाद नॉर्मली नेक्स्ट स्टेटमेंट से कंटिन्यू होता है। अब तक हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें एक लिमिटेशन थी। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तब तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता था, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो कोई दूसरा कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन में इफ एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। इफ एल्स एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो दो ब्लॉक ऑफ कोड में सिर्फ एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दोनों ब्लॉक्स कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही ब्लॉक रन करता है। नाउ कमिंग टू सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स। अब सिंटेक्स को लाइन बाय लाइन समझते हैं। इफ कंडीशन देन एल्स कंडीशन। इफ ये पाइथन का कीवर्ड है जो कंडीशन को चेक करता है। कंडीशन यहाँ वो एक्सप्रेशन लिखा जाता है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है। कोलन, कंडीशन के बाद कोलन लगाना कंपलसरी है, ये बताता है कि ब्लॉक यहीं से स्टार्ट होगा। एल्स, एल्स भी पाइथन का कीवर्ड है, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती, ये ऑटोमेटिकली तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो। जैसे इफ ब्लॉक में इंडेंटेशन ज़रूरी था, वैसे ही एल्स ब्लॉक में भी प्रॉपर इंडेंटेशन मैंडेटरी है। अगर इंडेंटेशन गलत होगी तो प्रोग्राम एरर देगा। नाउ कमिंग टू वर्किंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। पाइथन में सबसे पहले कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद एल्स ब्लॉक को कंप्लीटली स्किप कर दिया जाता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ ब्लॉक स्किप हो जाता है, फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। दोनों में से जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूट हो उसके बाद प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट से कंटिन्यू करता है। यानी एक एग्जीक्यूशन में सिर्फ एक ही ब्लॉक ही रन कर सकता है। अब इफ एल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इफ एल्स का यूज़ तब किया जाता है जब हमें दो पॉसिबल सिचुएशंस हैंडल करनी होती हैं। इफ ब्लॉक और एल्स ब्लॉक में सिर्फ एक एग्जीक्यूट होता है। दोनों ब्लॉक्स में प्रॉपर इंडेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं लिखी जाती है। नाउ लेट्स डू क्विक रिवीजन। इफ कंडीशन ट्रू देन इफ तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। एक टाइम पर सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। प्रॉपर इंडेंटेशन और कोलन मैंडेटरी है। अब बात करते हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट की। अब मान लीजिए हमें सिर्फ दो नहीं बल्कि मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है। जैसे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड डिसाइड करना हो, या किसी नंबर के बेसिस पर अलग अलग मैसेजेस डिस्प्ले करना हो। ऐसे सिचुएशंस में सिर्फ इफ़ या इफ़ एल्स काफ़ी नहीं होते। इसके लिए पाइथन में इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। ये स्टेटमेंट मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। पाइथन कंडीशंस को ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम एवेलुएट करता है। जैसे ही कोई एक कंडीशन ट्रू मिल जाता है, उस कंडीशन का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है और बाकी सारी कंडीशंस को चेक ही नहीं किया जाता है। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो लास्ट में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। नाउ कमिंग टू सिंटेक्स ऑफ इफ एलिफ एल्स। अब सिंटेक्स को लाइन बाय लाइन समझते हैं। इफ कंडीशन 1 देन एलिफ कंडीशन 2, एलिफ कंडीशन 3 देन एल्स। इफ सबसे पहले कंडीशन को चेक करता है। एलिफ का मतलब होता है एल्स इफ। ये तब चेक होता है जब उससे पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो। आप एक से ज़्यादा एलिफ ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं। एल्स, अगर इफ़ और सारे एलिफ कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। जैसे इफ़ और इफ़ एल्स में था वैसे ही यहाँ भी प्रॉपर इंडेंटेशन मैंडेटरी है। हर ब्लॉक के अंदर लिखी स्टेटमेंट सेम इंडेंटेशन लेवल पर होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे होता है। पाइथन सबसे पहले इफ़ कंडीशन को चेक करता है।
अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और प्रोग्राम बाकी एलिफ और एल्स ब्लॉक को स्किप कर देता है। अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो तब पाइथन पहले एलिफ को चेक करता है, अगर वो भी फॉल्स हो तो अगला एलिफ चेक होता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना मिल जाए। अगर किसी भी इफ़ या एलिफ कंडीशन का रिजल्ट ट्रू नहीं आता तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, यानी एक एग्जीक्यूशन में सिर्फ एक ही ब्लॉक रन करता है। Now let's talk about some important points. If, elif, else का यूज़ मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए होता है। कंडीशंस टॉप टू बॉटम चेक होती हैं, पहले ट्रू कंडीशन मिलते हैं उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, बाकी कंडीशंस स्किप हो जाती हैं। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। प्रॉपर इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डू क्विक रिवीजन ऑफ द स्लाइड। इफ़ फर्स्ट कंडीशन चेक करता है, एलिफ एडिशनल कंडीशंस चेक करता है, एल्स जब सभी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एग्जीक्यूट होता है। कंडीशंस एक एक करके टॉप टू बॉटम चेक होती हैं, एक एग्जीक्यूशन में सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब हम बात करेंगे मैच केस स्टेटमेंट के बारे में। अब तक हमने इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़े, लेकिन अगर हमें एक ही वैल्यू को बहुत सारे पॉसिबल केसेस के साथ कंपेयर करना हो तो पाइथन एक और स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जिसका नाम है मैच केस। मैच केस पाइथन में पैटर्न मैचिंग स्टेटमेंट है। ये पाइथन 3.10 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका यूज़ किसी एक वैल्यू को मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर करने के लिए होता है। जिस केस से वैल्यू मैच करती है उसी केस का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के स्विच केस स्टेटमेंट की तरह काम करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंटेक्स ऑफ मैच केस। अब सिंटेक्स को लाइन बाय लाइन समझते हैं। मैच एक पाइथन का कीवर्ड है। इसके बाद हम वो वैल्यू या एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसे कंपेयर करना है। एक्सप्रेशन ये वो वैल्यू होती है जिसे पाइथन अलग अलग केसेस के साथ कंपेयर करता है। नाउ केस, हर केस एक पॉसिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। पाइथन एक्सप्रेशन को एक एक करके हर केस से कंपेयर करता है। जैसे ही कोई मैचिंग केस मिलता है उसी केस के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। नाउ केस, अब इस सिंटेक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्कोर। ये डिफ़ॉल्ट केस होता है। अगर किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं करती तो केस अंडरस्कोर एग्जीक्यूट होता है, यानी ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे स्विच केस में डिफ़ॉल्ट ब्लॉक करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैच केस। मैच केस पाइथन 3.10 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसका यूज़ एक वैल्यू को मल्टीपल केसेस के साथ कंपेयर करने के लिए होता है। सिर्फ मैचिंग केस का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर कोई भी केस मैच ना करे तो केस अंडरस्कोर एग्जीक्यूट होता है। केस अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट केस की तरह काम करता है। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ द स्लाइड। मैच कंपेयर करने वाली वैल्यू या एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है। केस हर पॉसिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैचिंग केस सिर्फ उसी का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। केस अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट केस है जो तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस मैच ना हो। ये स्टेटमेंट स्विच केस की तरह काम करते हैं। अब हम पाइथन के पहले लूप यानी व्हाइल लूप को डिटेल में समझते हैं। कभी कभी हमें किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन हमें पहले से नहीं पता होता कि कितनी बार रिपीट करना है। बस इतना पता होता है कि जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक कोड चलता रहना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस में हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। व्हाइल लूप एक आइटरेटिव यानी लूपिंग स्टेटमेंट है। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप टर्मिनेट हो जाता है और प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेटमेंट से कंटिन्यू करता है। इस लूप को एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि लूप बॉडी एग्जीक्यूट होने से पहले कंडीशन चेक की जाती है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंटेक्स ऑफ while लूप. while कंडीशन. while ये पाइथन का कीवर्ड है, ये बताना कि अब एक लूप स्टार्ट होने वाला है. कंडीशन, यहाँ वो कंडीशन लिखी जाती है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होता है. जब तक कंडीशन ट्रू होगी लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा. नाउ कॉलन. कंडीशन के बाद कॉलन लगाना कंपलसरी है. ये लूप ब्लॉक की बिगनिंग को इंडिकेट करता है. नाउ कमिंग टू इंडेंटेड ब्लॉक. कोलन के बाद जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं उन्हें प्रॉपरली इंडेंट करना ज़रूरी होता है. ये ही स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती हैं. अगर इंडेंटेशन सही नहीं होगा तो पाइथन एरर जनरेट करेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ while लूप. अब देखते हैं. इसमें सबसे पहले पाइथन कंडीशन को चेक करता है. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं. एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद पाइथन दोबारा उसी कंडीशन को चेक करता है. अगर कंडीशन फिर भी ट्रू है तो लूप एक बार और एग्जीक्यूट करता है. ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप इमिडिएटली स्टॉप हो जाता है. उसके बाद प्रोग्राम लूप के बाद वाली स्टेटमेंट से कंटिन्यू करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ while लूप. while लूप कंडीशन बेस्ड लूप है. इसमें पहले कंडीशन चेक होती है फिर लूप एग्जीक्यूट होता है. इसी वजह से इसे एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है. कंडीशन को ऐसे अपडेट करना ज़रूरी है कि किसी पॉइंट पर वो फॉल्स हो जाए, वरना लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा. नाउ लेट्स डू द क्विक रिवीजन ऑफ द स्लाइड. while कंडीशन के बेसिस पर कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है. ये एंट्री कंट्रोल लूप है. पहले कंडीशन चेक होती है फिर लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती है. कंडीशन फॉल्स होते ही लूप टर्मिनेट हो जाता है. प्रॉपर इंडेंटेशन और कोलन मैंडेटरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर लूप. अब हम पाइथन के दूसरे और सबसे कॉमनली यूज लूप यानी फॉर लूप को समझते हैं. while लूप में एग्जीक्यूशन कंडीशन के बेसिस पर होता था, लेकिन कई बार हमें पता होता है कि हमें किसी सीक्वेंस के हर एलिमेंट पर काम करना है या फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स कोड एग्जीक्यूट करना है. ऐसी सिचुएशंस में फॉर लूप का यूज़ किया जाता है. फॉर लूप एक आइटरेटिव स्टेटमेंट है जो कोड के एक ब्लॉक को फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करता है. इसका यूज़ स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज और रेंज के साथ बहुत कॉमनली किया जाता है. ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है क्योंकि आइट्रेशन स्टार्ट होने से पहले सीक्वेंस को चेक किया जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप. अब सिंटेक्स को लाइन बाय लाइन समझते हैं. फॉर ये वेरिएबल का कीवर्ड है जो लूप स्टार्ट करता है. वेरिएबल ये लूप वेरिएबल होता है. हर आइट्रेशन में सीक्वेंस का एक एलिमेंट इस वेरिएबल में स्टोर होता है. इन कीवर्ड बताता है कि लूप की किस सीक्वेंस के एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करेगा. सीक्वेंस ये कोई भी कलेक्शन हो सकता है जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी या रेंज. लूप के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स हर आइट्रेशन में एग्जीक्यूट होती है, इसलिए इनका प्रॉपरली इंडेंटेड होना बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ फॉर लूप. अब देखते हैं. इसमें पाइथन सीक्वेंस का पहला एलिमेंट सेलेक्ट करता है. उस एलिमेंट को लूप वेरिएबल में असाइन करता है. लूप के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती है. उसके बाद पाइथन सीक्वेंस के नेक्स्ट एलिमेंट पर मूव करता है. ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स प्रोसेस नहीं हो जाते. जब सीक्वेंस खत्म हो जाता है लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है. फॉर लूप के साथ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है रेंज फंक्शन. सो लेट्स टॉक अबाउट रेंज फंक्शन. रेंज का यूज़ नंबर्स की सीक्वेंस जनरेट करने के लिए होता है. इसी वजह से जब हमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाना होता है तब हम रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं. इसका सिंटेक्स है रेंज देन स्टार्ट स्टॉप स्टेप. अब इसके पैरामीटर्स को समझते हैं. स्टार्ट ये स्टार्टिंग वैल्यू होती है. अगर इससे स्पेसिफाई ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो होती है. स्टॉप ये एंडिंग वैल्यू होती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है.
यानी लूप उस वैल्यू से एक पहले तक ही चलता है। स्टेप ये बताता है कि हर आइट्रेशन की वैल्यू कितनी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अगर इसे स्पेसिफाई ना करें तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। नाउ लेट्स डू द क्विक रिवीजन। फॉर लूप फिक्स्ड आइट्रेशन या सीक्वेंस ट्रावर्सल के लिए यूज होता है। ये स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और रेंज के साथ यूज किया जा सकता है। हर आइट्रेशन में एक एलिमेंट लूप वेरिएबल में स्टोर होता है। रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप नंबर्स की सीक्वेंस जनरेट करता है। स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज स्टार्ट के लिए 0 होती है, स्टेप के लिए 1 होती है। अब हम फॉर लूप का एक स्पेशल फीचर समझते हैं जिसे फॉर एल्स कहते हैं। बहुत से बिगनर्स को लगता है कि एल्स सिर्फ इफ स्टेटमेंट के साथ यूज होता है, लेकिन पाइथन में फॉर लूप के साथ भी एल्स ब्लॉक लिखा जा सकता है। फॉर लूप का एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है। इसका मतलब है कि इसे लिखना कंपलसरी नहीं है। ये तब एग्जीक्यूट होता है जब फॉर लूप नॉर्मल तरीके से कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट आ जाए और लूप बीच में ही टर्मिनेट हो जाए तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंटेक्स ऑफ फॉर एल्स। अब सिंटेक्स को समझते हैं। यहाँ पहले फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है। जब लूप की सारी आइट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती हैं तब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से लूप पहले ही स्टॉप हो जाए तो एल्स ब्लॉक स्किप हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग ऑफ फॉर एल्स। फर्स्ट स्टेप इज पाइथन फॉर लूप की आइट्रेशन स्टार्ट करता है, देन लूप सीक्वेंस के हर स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है, देन अगर लूप बिना किसी ब्रेक के कंप्लीट हो जाता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर लूप के अंदर ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाए तो लूप तुरंत स्टॉप हो जाता है और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट है नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। इसमें आउटर लूप जितनी बार एग्जीक्यूट होता है हर बार इनर लूप अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। नेस्टेड लूप्स का यूज जनरली पैटर्न प्रिंटिंग, मैट्रिक ऑपरेशंस और टेबल जनरेशन जैसे टास्क में किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ आउटर लूप पहले एग्जीक्यूट होता है। हर आउटर आइट्रेशन के लिए इनर लूप शुरू से लेकर एंड तक पूरा एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद ही आउटर लूप अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन पर मूव करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। फॉर एल्स में एल्स ब्लॉक ऑप्शनल होता है। लूप नॉर्मल कंप्लीट होने पर एल्स एग्जीक्यूट होता है। ब्रेक आने पर एल्स एग्जीक्यूट नहीं होता। नेस्टेड फॉर लूप में एक फॉर लूप दूसरे फॉर लूप के अंदर होता है। इनर लूप हर आउटर आइट्रेशन के लिए पूरी तरह एग्जीक्यूट होता है। नेस्टेड लूप्स का यूज़ पैटर्न प्रिंटिंग, मैट्रिक ऑपरेशन और टेबल जनरेशन में किया जाता है। नाउ लेट्स डू द क्विक रिवीजन। फॉर एल्स लूप कंप्लीट होने के बाद एल्स एग्जीक्यूट होता है। ब्रेक एल्स ब्लॉक को स्किप कर देता है। नेस्टेड फॉर लूप एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। इनर लूप हर आउटर आइट्रेशन के लिए पूरा रन करता है। अब हम बात करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करने के लिए होता है। जैसे ही पाइथन को ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है लूप वहीं पर स्टॉप हो जाता है। उसके बाद प्रोग्राम लूप के बाद वाली पहली स्टेटमेंट से कंटिन्यू करता है। ब्रेक स्टेटमेंट को फॉर और वाइल दोनों लूप्स के साथ यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कंटिन्यू स्टेटमेंट करंट आइट्रेशन को स्किप कर देता है, लेकिन ये लूप को टर्मिनेट नहीं करता। करंट आइट्रेशन को छोड़कर पाइथन डायरेक्टली नेक्स्ट आइट्रेशन पर मूव कर जाता है, यानी लूप चलना कंटिन्यू रहता है। अब तीसरा स्टेटमेंट है पास। पास एक नल या एम्प्टी स्टेटमेंट है। इसका मतलब है जब पाइथन पास को एग्जीक्यूट करता है तो कुछ भी नहीं होता। इसका यूज़ एक प्लेस होल्डर की तरह किया जाता है, यानी जहां फ्यूचर में कोड लिखना हो लेकिन अभी कोड अवेलेबल ना हो वहां पास लिख सकते हैं।
Now let's do a quick revision. Break, loop, immediately stop, continue, current iteration skip, next iteration start. पास, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता, प्लेस होल्डर होता है. ये तीनों स्टेटमेंट्स लूप के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं. अब हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं. अब प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट करते हैं और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन समझते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, write a Python program to check whether a number entered by the user is positive or not. इस क्वेश्चन में यूज़र एक नंबर एंटर करेगा. हमें चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं. अगर नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करना है. Now let's see the coding solution. Num is equal to int. Input enter a number. If num is greater than 0 then print positive number. सबसे पहले इनपुट फंक्शन यूज़र से एक नंबर लेता है. स्क्रीन पर मैसेज शो होगा एंटर अ नंबर. उसे यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा इनपुट उस स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है. लेकिन हमें नंबर पर कंपैरिजन करना है, इसीलिए हम इंट का यूज़ करके उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं. जो इंटीजर वैल्यू मिलेगी वो नम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी. देन द कंडीशन इफ नम इज ग्रेटर देन 0. यहाँ इफ स्टेटमेंट चेक करता है कि नम की वैल्यू 0 से बड़ी है या नहीं. नम ये यूज़र के द्वारा एंटर की गई वैल्यू है. ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर है. ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से बड़ी है या नहीं. 0, यहाँ कंपैरिजन 0 के साथ हो रहा है. अगर नंबर 0 से बड़ा होगा तो कंडीशन ट्रू होगी. कंडीशन के बाद कोलन लगाना मैंडेटरी है. देन प्रिंट पॉजिटिव नंबर. अगर कंडीशन ट्रू होती है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और स्क्रीन पर आउटपुट आता है पॉजिटिव नंबर. अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम यहीं फिनिश हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी पुट अ नंबर 15. then it will check 15 is greater than 0, then it will print the result as true because 15 is greater than 0 and the output will be positive number. Now let's do the quick revision of this problem statement. यूज़र से नंबर लिया, नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट किया. इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 से पॉजिटिव नंबर चेक किया. कंडीशन ट्रू हुई तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट हुआ. कंडीशन फॉल्स हुई तो कोई आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ. अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पर, जिसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड. इस क्वेश्चन में यूज़र एक नंबर एंटर करेगा. अगर नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर होता है. इसीलिए अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो ऑड नंबर होता है. इसीलिए इस क्वेश्चन में हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स सी द कोडिंग सोल्यूशन. num is equal to int input enter a number. If num modulus operator 2 is equal to 0 then print even number else print odd number. फर्स्ट लाइन में लिखा है num is equal to int input enter a number. सबसे पहले इनपुट फंक्शन यूज़र से एक नंबर लेता है. यूज़र जो वैल्यू एंटर करता है वो पहले स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है. इंट उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है और ये वैल्यू नम वेरिएबल में स्टोर हो जाती है. लाइन 2 में है इफ नम मॉडुलस ऑपरेटर 2 इज इक्वल टू 0. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. इसमें चेक किया जा रहा है कि नंबर इवन है या नहीं. नम ये यूज़र का एंटर्ड नंबर है. मॉडुलस ऑपरेटर ये डिवीजन के बाद रिमाइंडर रिटर्न करता है. नंबर को 2 से डिवाइड किया जा रहा है और इक्विटी ऑपरेटर ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं. अगर रिमाइंडर 0 है तो कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब नंबर इवन है. कंडीशन के बाद कोलन लगाना कंपलसरी है. देन इट विल प्रिंट इवन नंबर. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्क्रीन पर प्रिंट होता है इवन नंबर. एल्स अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल एल्स ब्लॉक में चला जाता है, यानी नंबर इवन नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑड है. देन इट विल प्रिंट ऑड नंबर. ये स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक के अंदर है, इसीलिए कंडीशन फॉल्स होने पर स्क्रीन पर प्रिंट होगा ऑड नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ वी एंटर अ नंबर एज 24 then it will check the condition 24 modulus operator 2 is equal to 0.
तो रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट हमें मिलेगा इवन नंबर. And let's see the next example. If we enter a number 15, 15 modulus 2 is not equal to 0, it's equal to 1. Then the condition will be false, then the control moves to the else block and it will print the output as odd number. Now let's do the quick revision of this problem statement. यूजर से नंबर लिया, इंट से इंटीजर बनाया, मॉड्यूलस 2 से रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर 0 हुआ तो इवन नंबर प्रिंट हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो ऑड नंबर प्रिंट हुआ. अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पर. इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर. इस क्वेश्चन में यूजर 3 नंबर्स एंटर करेगा, हमें इन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है. इसके लिए हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे. नाउ लेट्स सी द कोडिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. a is equal to int input enter first number then second number then third number. If a is greater than b and a is greater than c, print largest is equal to comma a. Elif b is greater than c then print b else print c. देन लाइन 1 को पहले समझते हैं. यूजर से पहले नंबर लिया जा रहा है, इनपुट वैल्यू लेता है, इंट उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है और वैल्यू ए वेरिएबल में स्टोर हो जाती है. सेकेंड लाइन में इसी तरह यूजर से दूसरा नंबर लिया जाता है, ये वैल्यू बी में स्टोर होती है. अब तीसरा नंबर इनपुट लिया जाता है, ये वैल्यू सी वेरिएबल में स्टोर हो जाती है. अब हमारे पास कंपेयर करने के लिए 3 नंबर्स अवेलेबल हैं और पहली कंडीशन है, यहाँ चेक किया जा रहा है कि ए बी से बड़ा हो और सी से भी बड़ा हो. ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर ये चेक करता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या नहीं. एंड ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, ये तभी ट्रू होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हों. अगर a इज ग्रेटर देन b ट्रू है और a इज ग्रेटर देन c भी ट्रू है तभी पूरी कंडीशन ट्रू होगी. और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो a सबसे बड़ा नंबर है. अगली पहली कंडीशन ट्रू होती है. अगर ये पहली कंडीशन ट्रू होती है तो स्क्रीन पर प्रिंट होगा लार्जेस्ट इज इक्वल टू a की वैल्यू, यानी सबसे बड़ा नंबर a है. नेक्स्ट लाइन में है एलिफ b इज ग्रेटर देन c. अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई तब पाइथन इस कंडीशन को चेक करेगा. यहाँ सिर्फ चेक किया जा रहा है कि b c से बड़ा है या नहीं. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर b है. नेक्स्ट लाइन में है प्रिंट लार्जेस्ट कॉमा b. एलिफ अगर एलिफ कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में b प्रिंट होगा. एल्स अगर इफ और एलिफ दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो कंट्रोल एल्स ब्लॉक में आ जाता है. इस सिचुएशन में c को लार्जेस्ट प्रिंट किया जाएगा. देन इट विल प्रिंट लार्जेस्ट देन c की वैल्यू. Let's take an example. If we enter the first number as 25, second number as 18 and third number as 20, then it will check the condition. 25 is greater than 18 which is true. 25 is greater than 20 which is also true. तो दोनों conditions true हैं. तो largest will be 25 which is the value of A. Now let's do the quick revision of this question. यूजर से 3 नंबर्स लिए. इफ से चेक किया गया कि a सबसे बड़ा है या नहीं. एलिफ से चेक किया गया कि b c से बड़ा है या नहीं. अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हुई तो c को लार्जेस्ट प्रिंट किया. इफ एलिफ एल्स की वजह से सिर्फ एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे. इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ वाइल लूप. इस क्वेश्चन में हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं. इसके लिए हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे. सबसे पहले एक स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे, फिर वाइल लूप की हेल्प से नंबर्स को एक एक करके प्रिंट करेंगे और हर आइट्रेशन के बाद वैल्यू को इंक्रीज करेंगे. नाउ लेट्स सी द कोडिंग सोल्यूशन. I is equal to 1 while I is less than equal to 10 print I plus equal to 1. Now let's see the line 1. यहाँ एक वेरिएबल I बनाया गया है. इसमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 स्टोर की गई है. यही वेरिएबल लूप को कंट्रोल करेगा. सेकेंड लाइन में while I is less than equal to 10. ये while लूप की कंडीशन है. ये पाइथन का एक कीवर्ड है जो लूप स्टार्ट करता है. I
ये करंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर ये चेक करता है कि आई की वैल्यू 10 से छोटी है या बराबर है या नहीं। 10 ये एंडिंग लिमिट है। जब तक आई की वैल्यू 10 या उससे कम होगी लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। कंडीशन के बाद कोलन लगाना मैंडेटरी है। देन इट विल प्रिंट आई। ये स्टेटमेंट आई की करंट वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करती है। पहली बार आई की वैल्यू 1 है, इसीलिए सबसे पहले 1 प्रिंट होगा। आई प्लस इज इक्वल टू 1, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। आई प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी आई की करंट वैल्यू में 1 ऐड करके दोबारा आई में स्टोर किया जाता है। अगर ये लाइन ना लिखें तो आई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी और कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। इस वजह से लूप इन्फिनाइट लूप बन जाएगा। देन वी विल सी द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम। फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन चेक होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 विच इज ट्रू, तो 1 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू अपडेट होके 2 हो जाएगी, तो सेकेंड आइट्रेशन में 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये भी ट्रू है तो 2 प्रिंट होगा। अब आई की वैल्यू अपडेट होके 3 हो जाएगी। इसी तरह लूप चलता रहेगा। जब आई की वैल्यू 10 होगी तब भी कंडीशन ट्रू होगी और 10 प्रिंट होगा। उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट होके जब 11 हो जाएगी तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। देन वी विल सी द आउटपुट एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ लेट्स डू द क्विक रिविजन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई को 1 से इनिशियलाइज किया, वाइल कंडीशन चेक की, करंट वैल्यू प्रिंट की, आई प्लस इज इक्वल टू 1 से वैल्यू इंक्रीज की, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स होते ही लूप टर्मिनेट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। Problem statement of this question is write a Python program to find the sum of first n natural numbers using a while loop. इस क्वेश्चन में यूजर एक नंबर n एंटर करेगा, हमें 1 से लेकर n तक के सभी नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। जैसे अगर यूजर 5 एंटर करे तो सम होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। इसके लिए हम while लूप का यूज करेंगे। Now let's see the coding solution. N is equal to int input enter a number. I is equal to 1, total is equal to 0, while I is less than equal to n, total plus is equal to I plus is equal to 1, print sum and total. Now let's see the coding solution line by line. Line 1 is saying n is equal to int input enter a number. सबसे पहले यूजर से एक नंबर लिया जा रहा है। इनपुट वैल्यू को स्ट्रिंग के फॉर्म में लेता है, इंट उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ये वैल्यू n वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। ये ही नंबर बताएगा कि हमें कितने नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। लाइन 2 में i इज इक्वल टू 1, यहाँ i को 1 से इनिशियलाइज किया गया है क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। ये वेरिएबल लूप को कंट्रोल करेगा। लाइन 3 में टोटल इज इक्वल टू 0, यहाँ एक वेरिएबल टोटल बनाया गया है, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखी गई है। इसी वेरिएबल में हम बार बार नंबर्स को ऐड करते जाएंगे। लाइन 4 में वाइल i इज लेस देन इक्वल टू n कोलन, ये वाइल लूप की कंडीशन है। जब तक i की वैल्यू n से छोटी या बराबर होगी लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। कंडीशन फॉल्स होते ही लूप स्टॉप हो जाएगा। लाइन 5 में है टोटल प्लस इज इक्वल टू 1, ये लाइन करंट नंबर को टोटल में ऐड करती है। प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, इसका मतलब है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस i। हर आइट्रेशन में करंट वैल्यू टोटल में ऐड होती रहती है। i प्लस इज इक्वल टू 1, इस लाइन से i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है ताकि अगले आइट्रेशन में नेक्स्ट नेचुरल नंबर प्रोसेस हो सके। लाइन 7 में प्रिंट सम इक्वल टू टोटल, जब लूप कंप्लीट हो जाता है तब फाइनल सम स्क्रीन पर प्रिंट होता है। नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम। मान लीजिए यूजर ने इनपुट दिया 5, अब देखते हैं लूप कैसे चलेगा। स्टार्ट होगा i इज इक्वल टू 1, टोटल इज इक्वल टू 0, जो कि हमने पहले से इनिशियलाइज कर रखा है। फिर हमारे पास i की वैल्यू 1 रहेगी, तो जो कि ऐड हो जाएगी टोटल में, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो टोटल में 1 प्लस 2 ऐड हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। देन हमारी i की वैल्यू अपडेट होके 3 हो जाएगी, तो 3 प्लस 2 प्लस 1
जो कि 6 हो जाएगा, तो टोटल इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 4 से अपडेट हो जाएगी, देन वी विल टेक द टोटल एज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10। देन आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर हम टोटल में प्रिंट करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। अब आई की वैल्यू 6 हो जाती है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स हो जा रही है, इसीलिए लूप टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5। So it will print the output as enter a number, then it is 5, then sum is equal to 15. Now let's do the quick revision of this question. User ने n लिया, I is equal to 1 और total is equal to 0 इनिशलाइज किया, while loop से 1 से n तक चले, हर आइट्रेशन में नंबर को टोटल में ऐड किया, लूप खत्म होने के बाद फाइनल सम प्रिंट किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 की प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग अ फॉर लूप। इस क्वेश्चन में यूजर एक नंबर एंटर करेगा, हमें उस नंबर को 1 से 10 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट कराना है। इसके लिए हम फॉर लूप और रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी द कोडिंग सोल्यूशन। num is equal to int input enter a number for I in range 1 to 11 print num x I equal to num into I. Now let's see the coding solution line by line. Line 1 is saying num is equal to int input enter a number. सबसे पहले यूजर से एक नंबर लिया जा रहा है, इनपुट यूजर से वैल्यू लेता है, इंट उस वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ये इंटीजर वैल्यू नम वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट किया जाएगा। लाइन 2 में है फॉर आई इन रेंज 1 to 11, ये फॉर लूप है, इसमें रेंज 1 to 11 यूज किया गया है। फॉर ये पाइथन का कीवर्ड है जो सीक्वेंस के हर एलिमेंट पर एक एक करके लूप चलाता है। आई ये लूप वेरिएबल है, हर आइट्रेशन में इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। रेंज 1 से 10 तक के नंबर जनरेट करने के लिए 1 to 11 यूज़ करना होता है, क्योंकि 11 इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए वैल्यूज़ होंगी 1 to 10। हर वैल्यू के लिए लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। लाइन 3 में प्रिंट नम एक्स आई इक्वल टू नम इंटू आई, ये लाइन मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करती है। इसमें नम यूज़र का एंटर्ड नंबर है, एक्स मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, आई करेंट मल्टीप्लायर है और इक्वल टू इक्वल साइन है, और नम इंटू आई दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन है, यानी हर आइट्रेशन में करेंट मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट प्रिंट होता है। नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम। मान लीजिए यूज़र ने इनपुट दिया 5, एंटर अ नंबर 5। अब रेंज 1 to 11 की वजह से आई की वैल्यूज़ होंगी 1 to 10। हर आइट्रेशन में पाइथन कैलकुलेट करेगा 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3 विच इज़ 5, 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, और इसी तरह 5 into 10 50 तक प्रिंट करेगा, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल। नाउ लेट्स डू द क्विक रिवीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। यूज़र से नंबर लिया, फॉर लूप चलाया, रेंज 1 to 11 से 10 आइट्रेशंस हुए, हर आइट्रेशन में नम इंटू आई कैलकुलेट हुआ, मल्टीप्लिकेशन टेबल स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। The problem statement of this question is saying write a Python program to print all even numbers between 1 and 50. इस क्वेश्चन में हमें 1 से 50 के बीच में सभी इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। इसके लिए हम फॉर लूप और इफ स्टेटमेंट दोनों का यूज़ करेंगे। फॉर लूप 1 से 50 तक हर नंबर को चेक करेगा और इफ स्टेटमेंट ये डिसाइड करेगा कि करंट नंबर इवन है या नहीं। नाउ लेट्स सी द कोडिंग सोल्यूशन लाइन बाय लाइन। लाइन 1 इज सेइंग फॉर आई इन रेंज 1 to 51, ये फॉर लूप है। फॉर ये पाइथन का कीवर्ड है जो सीक्वेंस के हर एलिमेंट पर एक एक करके लूप चलाता है। आई ये लूप वेरिएबल है, हर आइट्रेशन में इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। रेंज 1 से 51 तक है, ये 1 से 50 तक नंबर्स जनरेट करता है। ध्यान रहे 51 इंक्लूड नहीं होता, इसीलिए लूप की वैल्यूज़ होंगी 1 to 50। हर वैल्यू के लिए लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा। और लाइन 2 में रिटर्न है इफ़ आई मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0। अब हर नंबर के लिए चेक किया जा रहा है कि वो इवन है या नहीं। इफ़
ये कंडीशन चेक करता है आई मॉडुलस 2, मॉडुलस ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब है नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी करेंट नंबर इवन है। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है। लाइन 3 में है प्रिंट आई। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब करंट वैल्यू प्रिंट होती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होता और लूप नेक्स्ट नंबर पर चला जाता है। नाउ लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम। चलिए कुछ आइट्रेशंस देखते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू 1 रहेगी, 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, कुछ प्रिंट नहीं होगा। आई इक्वल टू 2, 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, 2 प्रिंट हो जाएगा। थर्ड आइट्रेशन आई इक्वल टू 3, 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, कुछ प्रिंट नहीं होगा। ऐसे ही फोर्थ आइट्रेशन में भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 और 4 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह लूप 50 तक चलता रहेगा और आउटपुट हमें इवन नंबर्स मिल जाएंगे फ्रॉम 1 to 50 which is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and so on till 50. Now let's do the quick revision of this question. फॉर लूप से 1 से 50 तक सभी नंबर्स लिए, हर नंबर पर इफ कंडीशन चेक की, मॉडुलस ऑपरेटर से रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर 0 आया तो नंबर प्रिंट हुआ। इस तरह सिर्फ इवन नंबर्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 8. The problem statement of this question is saying write a Python program that accepts a student's grade A, B, C, D or F and displays the corresponding result using the match case statement. And we will give the results as A is excellent, B is very good, C is good, D is needs improvement, F is fail, any other input as invalid grade. यानी यूज़र एक ग्रेड एंटर करेगा, प्रोग्राम उस ग्रेड को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। इसके लिए हम मैच केस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स सी द कोडिंग सोल्यूशन लाइन बाय लाइन. Line 1 is saying grade is equal to input, enter your grade A, B, C, D, F dot upper. सबसे पहले यूज़र से ग्रेड लिया जा रहा है, इनपुट यूज़र की एंटर्ड वैल्यू लेता है, उसके बाद डॉट अपर मेथड यूज़ किया गया है। ये मेथड एंटर्ड टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर यूज़र स्मॉल ए एंटर करे तो ये ऑटोमेटिकली कैपिटल ए बन जाएगा, इसी तरह बी कैपिटल बी हो जाएगा और स्मॉल सी कैपिटल सी हो जाएगा। इससे प्रोग्राम अपर केस और लोअर केस दोनों इनपुट्स को ईजिली हैंडल कर सकता है। कन्वर्टेड वैल्यू ग्रेड वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। लाइन 2 में है मैच ग्रेड। यहाँ मैच स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। ये ग्रेड की वैल्यू को हर केस के साथ कंपेयर करता है। जिस केस से वैल्यू मैच हो जाती है उसी ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन के बाद कोलन लगाना मैंडेटरी है। थर्ड लाइन है केस ए। ये पहला केस है, अगर ग्रेड की वैल्यू ए है तो केस एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा एक्सीलेंट। अगर ग्रेड ए है तो आउटपुट होगा एक्सीलेंट। केस बी में अगर ग्रेड बी है तो ये केस एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा वेरी गुड, तो आउटपुट होगा वेरी गुड। अगर ग्रेड सी है तो ये केस एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा गुड। अगर ग्रेड डी है तो ये केस एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा नीड्स इम्प्रूवमेंट। अगर एफ ग्रेड है तो ये केस एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा फेल। और केस अंडर स्कोर है तो ये डिफ़ॉल्ट केस है। अंडर स्कोर का मतलब है अगर ऊपर दिए गए किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट करेगा इनवैलिड ग्रेड। अगर यूज़र कोई और वैल्यू एंटर करे, जैसे उसने ए बी सी डी एफ के अलावा कोई एक्स ग्रेड एंटर किया तो आउटपुट होगा इनवैलिड ग्रेड। लेट्स टेक एग्जाम्पल. Enter your grade. If we enter A, then the output will be excellent. If we give the grade as small c, then upper की वजह से small c को capital C बना दिया जाएगा और हमारा जो output होगा वो good हो जाएगा। और अगर हमने grade enter किया x, ये किसी भी केस से मैच नहीं करता तो हमें output मिलेगा invalid grade. Now let's do the quick revision of this question, which is our last question of this lecture.
यूजर से ग्रेड लिया, डॉट अपर से अपर केस में कन्वर्ट किया, मैच स्टेटमेंट से ग्रेड कंपेयर किया, मैचिंग केस का रिजल्ट प्रिंट हुआ, अगर कोई केस मैच नहीं हुआ तो इनवैलिड ग्रेड प्रिंट हुआ। तो इसी के साथ हमने सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।